हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 111 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 110 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपको यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो बीडीओ पीडीओ लेखपाल पटवारी कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस हो, जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनियों ने किसे ऋषि भाषा कहा है? तो निम्नलिखित में से जैनियों ने किसे ऋषि भाषा कहा है? तो ये कहा है अर्धमागधी को। ठीक है, किसको कहा है? अर्धमागधी को। देखिए, अर्धमागधी को जैनियों ने ऋषि भाषा कहा है। ऋषि भाषा के अलावा कहा है इसको आदि भाषा। ठीक है, क्या कहा है? आदि भाषा। उसके अलावा इन्होंने इसको कहा है आर्स। क्या कहा है? आर्स। उसके अलावा इसको कहा है इन्होंने आरसी। तो ये चारों आपने याद रखना कि जैनियों ने अर्धमागधी को क्या क्या कहा है? ऋषि भाषा, आदि भाषा, आर्स और आरसी। ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, ठीक है, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, इससे किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। देखिए, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से आपको पता है काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? तो पहली आती है इसमें अवधी। कौन सी आती है? अवधी। अवधी। उसके अलावा एक आती है बघेली। कौन सी आती है? बघेली। उसके अलावा आती है तीसरी इसमें छत्तीसगढ़ी। कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी। तो इसमें जो है ये पॉइंट है, आप इनको जरूर याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध अर्धमागधी से। उसमें आपको पश्चिमी हिंदी मिलेगा, पूर्वी हिंदी मिलेगा, बिहारी मिलेगा, ठीक है, पहाड़ी मिलेगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पहले बन रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छायावाद युग को। किसको? छायावाद युग को। देखिए, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। और छायावाद युग के कितने स्तंभ हैं? तो 4 स्तंभ हैं। ठीक है, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है। तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। और चौथी है हमारी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। कहां पर? वर्धा में। और वर्धा कहां पर है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको राजभाषा के जितने भी अनुच्छेद है वो सब याद करा दूंगा। ठीक है, सारे याद करा दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अधिनियम में प्रयोग की जाने वाली भाषा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 349, राजभाषा संबंधी विधेयक, ठीक है, राष्ट्रपति के बिना पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 210, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो देखिए, ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 210 में नहीं है। किसमें है? 120 में है। ठीक है, आर्टिकल 120 में है। और अनुच्छेद 210 में किसका है? राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। अब देखिए, आप राजभाषा जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक न एक देखने को मिलता है। तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो है भाग 17 में। भाग 17 को अगर जोड़ेंगे 7 और 1 को तो बनता है 8। तो अनुसूची है 8वीं। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, यानी 343 से 351 तक जो है इसमें क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आता है अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद
43। तो इसमें संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। उसके बाद आता है 344, इसमें दे रखा है राजभाषा आयोग के संबंध में, ठीक है, राजभाषा आयोग के संबंध में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 345, ठीक है, 345, इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 346, पत्र आदि की राजभाषा, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा या राज्य केंद्र सरकार जो उससे पत्राचार करेगा, यानी पत्र की भाषा। तो पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 346 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 347, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध, ठीक है। उसके अलावा आता है अनुच्छेद 348। 348 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल में विधेयक, जो विधेयक होते हैं, अधिनियम होते हैं, उनमें जो प्रयोग करने वाली भाषा होती है, ठीक है, उसका उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 349, तो राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा है अनुच्छेद 350, इसमें देखिए 2 पॉइंट है। पहला है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 350 में दूसरा क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब बचता है 351 वाला, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है जो मैंने आपको बता दी, इनको याद रखना क्योंकि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगला है 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आया था वर्ष 2003 में, ठीक है। और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और चौथी थी संथाली, ठीक है। तो ये 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। आपको पता है वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। लेकिन प्रारंभ में कितनी राजभाषाएं थी? अगर आपसे क्वेश्चन करे कि प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी राजभाषाएं थी, तो उस समय पे थी 14 राजभाषाएं। कितनी थी? 14 राजभाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो इसमें जोड़ा था सिंधी को, ठीक है, सिंधी भाषा को। उसके बाद था 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, इसको जोड़ा था। उसके बाद था 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है ये यूके ने रिपीट किया है, ठीक है, कई बार जो ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखना 7 जून, ठीक है, 7 जून 1955 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखना बाल गंगाधर खैर, ठीक है, बाल गंगाधर खैर जो है ये अध्यक्ष थे, इसलिए इसको बीजी खैर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने प्रतिवेदन कब दिया था अपना? तो आप याद रखना 31 जुलाई 1956 में, 31 जुलाई 1956 में इन्होंने क्या है प्रतिवेदन दिया था। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज गैरिसन ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? तो जॉर्ज गैरिसन ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या वर्नाक्यूलर खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन में आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और वर्नाक्यूलर खड़ी बोली, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो है जनपदीय हिंदुस्तानी, ये जो नाम दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है ये नाम दिया था। अब बात करें देखिए खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। और इसका मूल नाम क्या है खड़ी बोली का? तो इसको बोलते हैं कौरवी। और कौरवी नाम जो दिया था ये दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। इन्होंने दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। एक पॉइंट और आप याद रखना, आज की जो हिंदी है वो मूलतः कौरवी पर ही आधारित है, ठीक है, कौरवी यानी खड़ी बोली पर ही आधारित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवनागरी के विकास का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसमें कौन सा क्रम सही होगा। तो सबसे पहले आपको पता है उत्तरी ब्राह्मी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, और ये हमारा किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसको देखिए सबसे पहले आपको ये क्रम याद रखना, उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि। कुटिल लिपि जो है ये दो भागों में विभाजित हुई थी। एक तो थी नागरी लिपि, ठीक है, नागरी लिपि, और दूसरी थी शारदा। ठीक है, हमें शारदा नहीं पढ़नी क्योंकि उसमें गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी है, लेकिन हमें नागरी याद रखनी है क्योंकि इसमें आपको पता है नागरी भी फिर दो भागों में टूटी थी, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। ठीक है, पूर्वी शाखा में हमारी बांग्ला लिपि आती है, असमी आती है, उड़िया आती है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी शाखा। ठीक है, तो पश्चिमी शाखा में कौन कौन सी आती है? देखिए गुजराती, राजस्थानी, देवनागरी, महाजनी, कैथी। ठीक है, ये पश्चिमी शाखा में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो बोली को किस नाम से जाना जाता है? देखिए स्थानीय बोली, आंचलिक बोली, क्षेत्रीय बोली, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो स्थानीय, देखिए बोली को स्थानीय बोली भी कहते हैं, आंचलिक बोली भी कहते हैं और क्षेत्रीय बोली भी कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली होती है। ठीक है, अगला है, किस स्वर को मूर्धा स्वर कहा जाता है? ठीक है, किस स्वर को मूर्धा स्वर कहा जाता है? अगर हम इसको लें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि। ठीक है, इनको अगर लिख ले हम सबको तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गए। तो देखिए पहले वाले जो आते हैं ये होता है कंठ। क्या होते हैं? कंठ। ये होते हैं तालु। ठीक है, ऊ वाले आप याद रखना ओष्ठ होते हैं। ऋषि वाला होता है मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, उसमें भी ए और ये जो होते हैं दोनों, ये क्या होते हैं? कंठ प्लस तालु। और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ओखली और औरत वाला, इसको बोलते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला जो होता है ये कहलाता है नासिक की है। ठीक है, ये नासिक के कहलाता है, और ये वाला जो कहलाता है ये कहलाता है कंठ। ये कहलाता है कंठ। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचाने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचाने। क्या अलौकिक ऐसे लिखा जाता है? नहीं, अलौकिक जो है वो लिखा जाता है दो मात्राओं के साथ। ठीक है, ये लिखा जाता है इस तरीके से अलौकिक। अनाधिकार, देखिए अनाधिकार नहीं होता, ये होता है अनधिकार। क्या होता है? अनधिकार। क्या अनुग्रहित सही है? नहीं, अनुग्रहित जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अनुग्रहित। ठीक है, ये रा के मात्रा जो इधर को कटती है। और संग्रहित, ठीक है, संग्रहित जो है इसमें वो सही है, संग्रहित जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला है, यथेष्ट में कौन सी संधि है? अगर हम यथेष्ट को तोड़ते हैं तो ये टूटता है यथा प्लस ईस्ट में। ठीक है, यथा प्लस ईस्ट में। अब देखिए ये संधि विच्छेद में डायरेक्ट पूछा जाता है इस तरह से कि यथेष्ट को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, या यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस तरह से यथा प्लस ईस्ट। ठीक है, छोटी ई आएगी, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। तो यथा में आ रहा है बड़ा आ और ईस्ट का लेंगे ई, ये दोनों मिलके बनाते हैं छोटा वाला ए। और ये किसकी पहचान होती है? ये पहचान होती है गुण संधि की। किसकी पहचान होती है? ये गुण संधि की। अब गुण संधि की पहचान क्या होती है? देखिए छोटा ए, छोटा ओ और अर। ठीक है, अब देखिए गुण संधि के आप थोड़े से मतलब एग्जाम्पल देख लो, जैसे सुरेंद्र हो गया। ठीक है, सुरेंद्र हो गया, ये किसमें टूटेगा? सुर प्लस इंद्र में। ठीक है, सुर प्लस इंद्र में। सुर का आ जाएगा आ और इंद्र का आ जाएगा ई, ये बनता है ए। ठीक है, इसमें ए का उदाहरण हो गया। अब है इसमें ओ का। ठीक है, ये वाला। तो हितोपदेश एग्जाम में काफी पूछा, मतलब काफी बार पूछा गया हितोपदेश। तो ये टूटेगा हित प्लस उपदेश में। ठीक है, हित प्लस उपदेश में। उसके अलावा देव ऋषि। ठीक है, देव ऋषि ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये टूटेगा देव प्लस ऋषि में। ठीक है,
तो देव का आ जाएगा आ और ऋषि का आ जाएगा री, ये दोनों मिलके बनाते हैं आर। ठीक है, तो आप याद रखना गुण संधि की पहचान होती है छोटा ए छोटा ओ और आर। अगला है मनोती में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, मनोती में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये टूटेगा मन प्लस ओती में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हिंदी में कृत कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो ये होती है 42। कितनी, 42। अगला है निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है, तो निम्नलिखित में से फारसी भाषा का जो शब्द होगा ये है सादी। कौन सा है, सादी। उसके अलावा देखिए बेगम, चेचक, बारूद, ये किस भाषा के हैं, तो ये है तुर्की भाषा के। ठीक है, ये है तुर्की भाषा के। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। आंख जो है तत्भव है, आशीष तत्भव है, गिद्ध जो है इसमें तत्भव है, लेकिन अग्नि जो है ये तत्सम है। कैसा है, तत्सम है। अब आंख का देखिए तत्सम क्या होगा, अक्षी। क्या होगा, अक्षी। आशीष का तत्सम क्या होगा, आशीष। क्या हो जाएगा, आशीष। और गिद्ध का क्या हो जाएगा, ग्रद्ध। क्या हो जाएगा, ग्रद्ध। अगला है भूस्खलन को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, तो देखिए भूस्खलन को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पैर। क्या कहा जाता है, पैर। वहीं गढ़वाली में इसको बोला जाता है कोरियो। ठीक है, गढ़वाली में इसको बोला जाता है भूस्खलन को कोरियो। ठीक है, कोरियो या मिलेगा आपको रगड़ भगड़। क्या मिलेगा, रगड़ भगड़। ठीक है, डिमामिडी, डिमामिडी किसमें कहा जाता है, जौनसारी में। क्या कहा जाता है भूस्खलन को जौनसारी में, डीडामिडी। अगला क्वेश्चन है द्विरेप किसका पर्यायवाची है। ठीक है, द्विरेप किसका पर्यायवाची, इस तरीके से लिखा जाता है ना, द्विरेप, इस तरीके से। ठीक है, तो द्विरेप किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची होता है गाइज भोरा का। किसका पर्यायवाची होता है, भोरा का। देखिए भोरा के पर्यायवाची कौन कौन से, एक तो है मधुप। क्या होता है, मधुप। मधुकर। क्या होता है, मधुकर। द्विरेप, आली। ठीक है, आली हो गया। सटपद। ठीक है, सटपद। भ्रंग, भ्रमर। ठीक है, भ्रमर, ये किसके होते हैं, भोरा के पर्यायवाची हैं। अगला है मुख और चंद्र शोभते हैं, निम्न में से कौन सा अलंकार है। देखिए मुख और चंद्र शोभते हैं। ठीक है, तो निम्न में कौन सा अलंकार हो जाएगा, जब प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध बताना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, दीपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। अगला है ने पटिया को गोपी बामन लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो ने पटिया को गोपी बामन लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, पंडित नहीं मिला तो गोपी ही पंडित। ठीक है, पंडित नहीं मिला तो गोपी ही पंडित। तो गाइस ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएसएल, यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।